पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। तो उसके बाद आज जो टॉपिक है अपना वो है एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर या एप्लीकेशंस ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। यानी एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स का क्या यूज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उपयोग अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, जो पहला अनुप्रयोग है वो डायोड और ट्रायोड के फॉर्मेशन है। इन द फॉर्मेशन ऑफ डायोड एंड ट्रायोड, इनके फॉर्मेशन डायोड और ट्रायोड के फॉर्मेशन में हम एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज में लेते हैं। अब डायोड क्या है आपके दिमाग में ये होना चाहिए। तो बेटा डायोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को जब हम आपस में संयोजित कराते हैं, उनका संयोजन कराते हैं तो डायोड का फॉर्मेशन होता है। हिंदी में भी डायोड ही कहते हैं। और ट्रायोड का मीन होता है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन पी एन और पी एन पी सेमीकंडक्टर्स। यानी एन पी एन अर्धचालकों को परस्पर आपस में संयोजित करें या पी एन पी अर्धचालकों को परस्पर एक दूसरे के साथ संयोजित करें तो फॉर्मेशन होगा किसका? ट्रायोड का। तो डायोड एन और पी से बनता है, ट्रायोड एन पी एन या पी एन पी के कॉम्बिनेशन। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन पी और इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन पी एन और इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पी एन पी। क्लियर हुआ? सेकेंड यूज जो होता है, डायोड एंड ट्रायोड्स are used to convert alternative current into direct current। AC को DC में अगर कन्वर्ट करना है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कन्वर्ट करना है तो आप डायोड और ट्रायोड को यूज में लेंगे। क्लियर? थर्ड यूज की हम बात करें तो थर्ड यूज है बेटा ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स का नाम सुना होगा रेडियो वगैरह आपने, उन्हीं को ट्रांजिस्टर कहते हैं। आर formed by diode and triode। ट्रांजिस्टर्स का जो फॉर्मेशन होता है तो उनमें डायोड और ट्रायोड को यूज में लिया जाता है। क्लियर? तो इन द ट्रांजिस्टर में इनको यूज में लेते हैं। फोर्थ है जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स, इनमें क्या होता है बच्चों? सोलर सेल यानी सौर सेल की बात कर रहा हूँ, हिंदी में कहेंगे सौर सेल। तो सौर सेल में क्या होता है? रेडिएंट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रेडिएंट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इनमें जो डायोड हम यूज में लेते हैं या ट्रायोड जो यूज में लेते हैं तो उन्हें हम फोटो डायोड कहते हैं या फोटो डायोड कहते हैं। जनरली हम डायोड को यूज में लेते हैं। तो सोलर सेल्स में फोटो डायोड का यूज किया जाता है और फोटो डायोड रेडिएंट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी सौर सेल्स जो होते हैं उनमें फोटो डायोड को प्रयुक्त किया जाता है और फोटो डायोड विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये मैंने इसके एप्लीकेशंस बताए। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, व्हाट इज द एनपी जंक्शन? व्हाट इज द एनपी जंक्शन? एनपी जंक्शन, तो एनपी जंक्शन क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड पी सेमीकंडक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एन और पी सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एनपी जंक्शन। तो एन और पी सेमीकंडक्टर्स को आपस में मिलाएं तो उससे हम एनपी जंक्शन भी कहते हैं। एनपी संगम हिंदी में कहा जाएगा। क्लियर? आज अब मैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लेने जा रहा हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो अपना है वो है कोषों के चुंबकीय गुणधर्म। लास्ट टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ जो अपना आएगा कोषों की चुंबकीय गुणधर्म। देखो बच्चों, अगला टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो बेटा सॉलिड्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्यों डेवलप होती है? पहला रीजन ये। तो बेटा सॉलिड्स में जो एटम होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स में टू टाइप्स का मोशन होता है।
ईच इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स का मोशन करता है, यानी दो प्रकार की गतियां करता है। और जब वो दो प्रकार की गतियां करेगा तो वो गतियां कौन कौन सी हैं? पहली जो मोशन है, पहली जो गति है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। कौन सा? ऑर्बिटल मोशन। और दूसरे टाइप की होती है एक्सियल मोशन। तो बेटा पहला मोशन है ऑर्बिटल मोशन, दूसरा है एक्सियल मोशन। तो ईच इलेक्ट्रॉन यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति में करता है। ईच इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स के मोशन करता है, एक ऑर्बिटल मोशन जिसको हम हिंदी में कक्षीय गति भी कहते हैं, एक एक्सियल मोशन जिसको हिंदी में हम अक्षीय गति भी कहते हैं। ये कक्षीय गति और ये अक्षीय गति। कक्षीय गति में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षा में गति करता है। जैसे आप 11th में बोर मॉडल में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो मोशन है वो आपका ऑर्बिटल मोशन, वृत्ताकार कक्षों में गति कर रहा है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर गति करता है। इलेक्ट्रॉन वन एक्सिस पर मूवमेंट करता है, ठीक है, मोशन करता है। दैट मोशन इज कॉल्ड एक्सियल मोशन। ये टू टाइप्स के मोशन इलेक्ट्रॉन के समझ में आते हैं। अब बेटा इन दोनों मोशनों से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में यानी ईच इलेक्ट्रॉन में टू टाइप्स का मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। अब वो टू टाइप्स का मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा है? एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एक होता है एक्सियल मैग्नेटिक मोमेंट। एक्सियल मैग्नेटिक मोमेंट को स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में इन दोनों प्रकार की गतियों के कारण दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। एक कहलाता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और एक कहलाता है अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और जब ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गए। एक एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉनों में ये दोनों प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो गए। अब जब ये मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक टिनी मैग्नेट के लाइक बिहेव करने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन टिनी मैग्नेट के लाइक बिहेव करने लग जाएगा, एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार करने लग जाएगा। इसलिए सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है। क्लियर हुआ? अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड को फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कोषों को, सॉलिड्स को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर, चुंबकीय गुणों के बेस पर हम 5 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान दें। तो बेटा फर्स्ट जो मैग्नेटिक, फर्स्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ। फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। सेकंड होता है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सॉलिड्स, ठीक है। और थर्ड होता है फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। फोर्थ होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। और फिफ्थ होता है पेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स। ये 5 टाइप्स। फर्स्ट पैरामैग्नेटिक, बेटा हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय ठोस। सेकंड डायमैग्नेटिक, उनको कहते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड हिंदी में कहते हैं लोह चुंबकीय ठोस। फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, इनको कहते हैं प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। और लास्ट है फेरीमैग्नेटिक सॉलिड, इनको हिंदी में कहते हैं लघु लोह चुंबकीय ठोस। लास्ट है फेरीमैग्नेटिक सॉलिड, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? लघु लोह चुंबकीय ठोस। ये आपको 5 प्रकार है, एक एक को मैं लेता जा रहा हूँ, आप ध्यान दें। फर्स्ट टाइप जो आपका मैं लेने जा रहा हूँ वो है पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। तो बेटा पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स का मीन क्या होता है, आप ध्यान दें। सॉलिड्स विच आर वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिड्स विच आर वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड
are called paramagnetic solids और this property is called paramagnetism। यानी वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं और उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है और इंग्लिश में मैंने बोला वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सॉलिड एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बेटा ये जो पैरामैग्नेटिक सॉलिड है जिनको अनुचुंबकीय सॉलिड कहते हैं ये टेम्परेरी मैग्नेट के लाइक बिहेव करते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट के लाइक बिहेव करते हैं क्यों कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं हटाते हैं तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देते हैं, इसलिए इनमें टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनके इस टाइप के जो सॉलिड्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्लियर? तो इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। जैसे Cu है, Fe है, ऐसे एग्जांपल हम इनमें ले सकते हैं। Cu, Fe इन एग्जांपल्स को आप पैरामैग्नेटिक सॉलिड में यूज में ले सकते हैं। Ni को आप इसमें लिख सकते हैं। तो समझ में आया? यानी जो मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं और उनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। इनके बाह्यतम कोश में युग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो जो दूसरा टाइप जो आता है वो है डायमैग्नेटिक सॉलिड, हिंदी में कहते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस। डेफिनेशन सुनिए, सॉलिड्स विच आर वीकली रिपेल्ड by the magnetic field is called diamagnetic solids and this property is called diamagnetism। कहने का मीन है कि वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं और उनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? आगे सुनिए, ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं बेटा जिनके आउटर मोस्ट सेल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, यानी इनके बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब युग्मित होते हैं, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। क्लियर हुआ? जैसे मैं H माइनस की बात करूँ, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर्ड हो गए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो गया। क्या हो गया? 1s2, तो पेयर्ड हो गया। ऐसे ही Li प्लस की बात करें, इसका भी 1s2 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। ऐसे ही Be2 प्लस की बात करें, इसका भी 1s2 होता है, और ऐसे ही NaCl एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि Na के पास 8 होते हैं आउटर मोस्ट में, क्योंकि Na प्लस के पास कितना होता है 8 और Cl माइनस के पास भी आउटर मोस्ट में 8 ही होते हैं, तो NaCl भी इसमें एग्जांपल आ सकता है। तो दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सॉलिड। तो इनके बाह्यतम कोश में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। V2O5 को भी हम इसमें ले सकते हैं, V2O5 का एग्जांपल भी इसी में हम काउंट कर सकते हैं। Na प्लस को भी ले सकते हैं, Mg2 प्लस को भी ले सकते हैं, Al3 प्लस को भी ले सकते हैं। ये सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, युग्मित है। क्लियर हो गया? थर्ड टाइप में जो लेने जा रहा हूँ वो है आपका फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। थर्ड टाइप है फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स हिंदी में क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय ठोस। तो बेटा लोह चुंबकीय ठोस क्या होते हैं? ध्यान से सुनिए, सॉलिड्स which are strongly attracted by the magnetic field, which are strongly attracted by the magnetic field, this type of solid is called ferromagnetic solids and this property is called ferromagnetism। this property is called ferromagnetism। क्लियर हो गया बेटा? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स हिंदी में सुनिए, लोह चुंबकीय ठोस। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें लोह चुंबकीय ठोस कहते हैं और उनके इस गुण को लोह चुंबक कहा जाता है। अगले में बात कर रहा हूँ
लोह चुंबकीय ठोस फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है? टेम्परेरी तो उनमें थी पैरामैग्नेटिक में, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं उसके बाद भी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती है? परमानेंट। हिंदी में सुन ले, लोह चुंबकीय ठोस स्थायी चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी ये चुंबकीय गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो? अब जो अगली डेफिनेशन में बोलने जाता हूँ इसी में, वो होती है डोमेन्स। इसकी डोमेन्स क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए बेटा, इन सॉलिड स्टेट all the ions of ferromagnetic substance grouped together in a small region that is called domain, and domains behave like a tiny magnet। कहने का मीन है कि जो ठोस अवस्था है उसमें लोह चुंबकीय ठोस के जितने भी आयन्स होते हैं वो सभी आयन्स एक छोटे से क्षेत्र में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डोमेन। हिंदी में लिखेंगे तो डोमेन्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो डोमेन्स बने वो एक लघु चुंबक के रूप में व्यवहार करते हैं, छोटे चुंबक के रूप में व्यवहार करते हैं। तो डोमेन्स क्या होते हैं? क्लियर हो गए? अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं, जब तक हम फेरोमैग्नेटिक सॉलिड पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं, तो ये जो डोमेन्स हैं इनकी डायरेक्शन, ये डोमेन्स का जो अरेंजमेंट है, डोमेन्स का जो ओरिएंटेशन है वो रैंडमली होता है। रैंडमली का मीन एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, चौथा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं और इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है रिजल्टेंट वो जीरो हो जाता है। तो कहने का मीन है कि जब तक आप चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो ये डोमेन्स एक दूसरे के साथ यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं। एक डोमेन की अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर है, तो दूसरे की चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगी। ऐसा होने पे क्या होगा कि ये एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे और इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य हो जाएगा। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है बेटा, जितने भी डोमेन्स हैं वो सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। सबकी जो डायरेक्शन है डोमेन्स की ये हो जाती है। सब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गई, यानी डोमेन्स की जो दिशा है वो कहाँ पर हो गई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और सभी का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो उसका सम हो जाता है चुंबकीय आघूर्ण का यानी मैग्नेटिक मोमेंट का, और जब वो सम हो जाएगा तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हायर हो जाएगा। इसलिए इनकी जो चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, चुंबकीय गुणधर्म है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर बच्चों? ये मैंने आपको बताया फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स के बारे में। इसका डायग्राम लास्ट वाला ये बनता है। क्लियर हुआ बच्चों? एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं Fe3O4, इसका एक एग्जाम्पल है। Fe3O4 इसका एक एग्जाम्पल हो। अब मैं नेक्स्ट फोर्थ टाइप लेने जा रहा हूँ।